नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा आज आपके साथ एक पर्सनल इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, जिसे मैं अक्सर जब अपने परिवार में या अपने जानकार स्टूडेंट्स के साथ होता हूँ तो ज़रूर शेयर करता हूँ। और ये एक इस तरह की स्टोरी है जो मैं तो इमोशनली अटैच्ड हूँ ही इससे, मगर ये स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन भी करती है। तो और इस स्टोरी में आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे चीज़ें, एक चीज़ कैसे दूसरी चीज़ को लीड करती है और अल्टीमेटली हम अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन उस डेस्टिनी की तरफ बढ़ने के लिए भी हमें लगातार प्लानिंग, लगातार मेहनत और कड़ी मेहनत की ज़रूरत रहती है। कोई भी चीज़ अकस्मात नहीं होती, उसके लिए एक भगवान का प्लान चलता है, मगर वो प्लान तभी सफल होएगा जब आप मेहनत करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ जब मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया था सबसे पहले 84 में, और उस समय मेरा विज़न आगे डॉक्टर बनने का नहीं था। मैं इसी तरह से सोच रहा था कि शायद मैं करियर अपना फार्मेसी में ही बनाऊँगा। डिप्लोमा करने के बाद उस समय मैं सोच रहा था कि मैं बी फार्मा करूँगा या मैं आगे बढ़ूँगा। और उसी डिप्लोमा फार्मेसी की ट्रेनिंग के दौरान जो हमें किसी डिस्पेंसरी में करनी होती है, तो वो मैं यहाँ अपने घर के 2 किलोमीटर दूरी पे एक डिस्पेंसरी थी, उसमें जाया करता था। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ उस ट्रेनिंग का कि जब मैं वहाँ जाता था तो मुझे एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट का डिफरेंस समझ में आया। यूजुअली हम जब डिप्लोमा फार्मेसी में कर रहे थे तो हम केमिस्ट्स और बड़े बड़े केमिस्ट स्टोर्स के बारे में सोचते थे, लेकिन डॉक्टर और फार्मासिस्ट का एग्जैक्ट क्या रिलेशन है और दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें पता नहीं चलता। ट्रेनिंग के दौरान डिस्पेंसरी में जाया करता था तो अक्सर ही वहाँ जो डॉक्टर्स थे, 3 डॉक्टर्स थे, उनमें एक डॉक्टर बत्रा जो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले और काफ़ी उनमें नॉलेज भी थी, वो आकर हमसे कई क्वेश्चंस पूछने लग जाते थे। तो जब वो क्वेश्चन पूछते थे तो मुझे वो क्वेश्चंस का आंसर करना अच्छा लगता था, और मुझे एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर के बीच डिफरेंस का भी आभास होता था। तो वहाँ थोड़ा सा मेरे को लगता था कि मुझे कैरियर थोड़ा सा अपना चूज़ करना चाहिए अलग से, और लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा सीरियस इस बारे में नहीं था। लेकिन उसी दौरान एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर से अपनी ट्रेनिंग के लिए निकला, और जब मैं रोड साइड पे पहुंचा तो मेरे को एक मेरा जानकार स्टूडेंट मिला। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ हमारे इलाके के 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन MBBS में दिल्ली PMT के थ्रू हो गया है। उनमें से एक स्टूडेंट जो था डॉक्टर गोपाल शर्मा, वो मेरे साथ ही 10th तक पढ़ते थे। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो ऑलरेडी मैं थोड़ा सा विचलित था वहाँ जाकर, और जब मुझे ये सब पता चला तो मैं काफ़ी एक तरह से इमोशनली चार्ज्ड हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अभी तक मैंने कोई तैयारी की भी नहीं थी कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से। तो ये एक बड़ा ही टेढ़ा काम था कि अचानक से मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना है, और मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए उपयुक्त पा नहीं रहा था। मुझे ये लग नहीं रहा था कि मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये कैसे करूँगा, क्या करूँगा। लेकिन मेरे अंदर वो स्पार्क जिसकी ज़रूरत होती है वो प्रोड्यूस हो चुका था। तो ये एक आज उस कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूँ तो लगता है कि कैसे हम इंस्पायर होते हैं अपने जानकार से, अपने किसी साथ पढ़े हुए से। जब डॉक्टर गोपाल का सिलेक्शन हुआ तो वो एक तरह से मेरे लिए स्पार्क था। उससे पहले मैं चीज़ों को वैसे नहीं देख पा रहा था जैसे मैं उसके बाद देखने लगा, और मुझे ये लगा कि मुझे ये काम करना है। मैं बड़ी बेचैनी से डिस्पेंसरी पहुंचा, वहाँ पर बहुत रश था, मेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैंने काम निपटाया और मैं दोपहर में घर आया। घर आकर मैंने बुक्स वगैरह उठाई, मन बनाने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं बहुत पिछड़ चुका हूँ, जैसे मैं
इन सब चीज़ों को दोबारा से कैचअप कैसे करूँगा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। खैर शाम को मैं अपने दोस्त से मिल के उसको बधाई दी और उसने मुझे कुछ उसके बनाए हुए नोट्स जो कि फ़िज़िक्स के फॉर्मूले थे बहुत अच्छे, जो मेरे बाद में बहुत काम भी आए, वो उसने मुझे दे दिए कि यार तू कर तैयारी और हो जाएगा तेरा सिलेक्शन। सब कुछ इस तरह से हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया और मुझे लगा कि मुझे ये काम करना है। मैंने वो साल तो मेरा जा ही चुका था, 3 महीने के लिए मैं ट्रेनिंग के लिए गया। उसके बाद मैंने जनवरी में फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद जो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया अपनी तैयारी के साथ, उसमें मैं बहुत ही बुरी तरह से परफॉर्म करके आया था। और जब घर आकर मैंने जो क्वेश्चंस, उस समय ये क्वेश्चन पेपर हमें मिलता नहीं था, उसको वहीं सबमिट कराना होता था, और घर आके जो क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा था उसको मैं देखता। मेनली वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस ही याद आते थे, तो मैं देखता था कि मैं जिसे सही समझ रहा था वो मैं गलत टिक करके आया था। तो मैं समझ गया कि इस तरह से तो मेरा इस बारी सिलेक्शन की तो क्या ही बोलूँ, मैं आसपास भी नहीं हूँगा। और रिज़ल्ट आया तो ऐसा ही था, मैं कहीं भी नहीं था। लेकिन जो एक लॉ थी वो जग चुकी थी, एक लगन बन चुकी थी, और मेरे को ये था कि मैं ये करूँगा ज़रूर। और उस दौरान जब मैं असफल हुआ तो मैं डॉक्टर सुमेर सिंह से मिला। उन्होंने मुझे कहा कि जस्ट टेक टू NCERT बुक्स, अगर तू इधर उधर की किताबें पढ़ेगा। मैंने उनको 1-2 बुक्स दिखाई हेल्प बुक टाइप जिनसे मैंने तैयारी की थी, तो उसने कहा ये रबिश है, इसको छोड़ दे, NCERT की बुक्स को पढ़, तभी तू सेलेक्ट हो पाएगा। ये भी उनकी बात बहुत कारगर साबित हुई, जिसने मुझे डॉक्टर बनने में सहायता की। अब मैं जब दोबारा से NCERT की बुक्स और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के हेल्प से तैयारी करने लगा, और मैंने उस समय दिल्ली पब्लिक कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स होता था, उसको मैंने कुछ महीनों के लिए ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ जाकर मेरा मन भटकता था। मेरे को लगता था कि मैं घर पे ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाऊँगा, और उनके असाइनमेंट्स वगैरह को भी मैं समय पे नहीं कर पाता था। उसके लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत थी उतनी शायद मैं करने में अक्षम था उस टाइम। तो मैंने ये डिसाइड किया, 3 महीने के बाद मैंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया और मैं घर पे ही रह के तैयारी करने लगा। वो तैयारी करके मैंने जब नेक्स्ट ईयर अपना एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मैं जब एग्ज़ाम देने के लिए गया तो मैंने देखा कि मेरी इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन अभी भी मैं सिलेक्शन से काफ़ी परे था। फिज़िक्स में काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस थे, ग्राफिकल क्वेश्चंस, जो मेरे को नॉर्मली कहीं पर भी मिल नहीं रहे थे। वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, मेरे लिए मिस्ट्री थी। और बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में मेरा जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा बेटर तो था, मगर वो तब भी मुझे लग रहा था कि मैं उस तरह का एग्ज़ाम नहीं कर पाया जैसा होना चाहिए था। और ऑब्वियसली जब रिज़ल्ट आया तो मैं फिर कहीं नहीं था। लेकिन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि रैंक कुछ इस तरह का था कि वो जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे लग रहा था कि मैं कहीं आसपास भी नहीं हूँ, इस बारी मैं कहीं पिक्चर में था लेकिन बहुत दूर था। और दिल्ली PMT को क्रैक करना अभी भी दूर की कौड़ी ही साबित हो रहा था मेरे लिए। मैंने वापस आके बिल्कुल 1 दिन तक मेरा मन नहीं लगा, खाने पीने में ध्यान नहीं था, लेकिन मेरे भाई साहब और मेरे पापा जी और पूरी फैमिली का पूरा सहयोग था। उन्हें भी लगा कि ये कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए या ये बहुत ज़्यादा निराशा में ना घिर जाए। तो मैं सो गया था, सो के उठा तो मैं पापा जी और बड़े भाई साहब ने मेरे को बुलाया। उन्होंने बोला कि अब सोच क्या करना है। मैंने कहा जी यही करना है, सोचा हुआ है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं ज़रूर करूंगा और मेरे को दोबारा तैयारी करनी। इस बारी मैंने फिज़िक्स की तरफ विशेष ध्यान दिया, क्योंकि मैंने देखा कि क्वेश्चंस जिस तरह की मैं तैयारी कर रहा था उससे अलग हट के आ रहे थे। और सेम वे में केमिस्ट्री भी मैंने देखा कि मुझे तंग कर रही थी, और मेनली फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा
बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था केमिस्ट्री में, और उसके चलते मुझे ऐसा लगा कि केमिस्ट्री भी मुझे तंग कर रही है। लेकिन समहाउ मैं फिजिक्स में ग्राफिकल क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है उनसे भी दुखी था, तो उसके लिए मैंने चीज़ें ढूंढनी शुरू की। और उस समय मुझे टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक एक बुक फेयर में जाने से दिखाई दी, और उसमें क्वेश्चंस उस तरह के थे जैसा मैंने देखा कि एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात रहती है। मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जो कि लिख दी जाती हैं कंपटीशन के लिए, लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस आते ही नहीं है कंपटीशन में। तो वो टाटा मैकग्रा की बुक जब मुझे मिली तो मुझे लगा कि फ़िज़िक्स तो मेरे अब शायद मैं कर पाऊँगा, लेकिन केमिस्ट्री और मेनली फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन तब भी मैंने मेहनत जारी रखी, एनसीईआरटी की बुक से बायोलॉजी करी, लेकिन फिजिक्स के लिए मैं एनसीईआरटी और वो टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक को ही करता रहा। अभी मैं थर्ड अटैम्प्ट फिर देकर आया, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ और मुझे लग रहा था कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैं कुछ क्वेश्चन से रह गया था, और इस बार भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अगर 6-7 क्वेश्चन और ठीक कर देता तो मैं सेलेक्ट हो सकता था। लेकिन जब मैंने रिज़ल्ट को एनालाइज़ किया, जानकारों से बात की, तो उन्होंने कहा ये जो 6-7 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ये रैंक वाइज तुम बहुत पीछे चले जाते हो, तो ये कोई इतना इजी काम नहीं है। और उसी दौरान लोगों ने बहुत सारी नेगेटिव रिमार्क्स मेरे को देने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि अगर कोई चीज़ हाथ में नहीं आ रही हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, और आप कितनी बार और ट्राई करोगे, इसे छोड़ दो। लेकिन मैं अपने अंदर ये संकल्प कर चुका था कि मुझे ये करना ज़रूर है, और मैं उसमें रम चुका था। मैंने कहा अब चाहे जो भी हो मैं इसे करूँगा ज़रूर। खैर मैं फिर कुछ दिनों के लिए निराश रहा। फिर मेरे भाई साहब ने, मेरे पापा जी ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा अगर तू मेहनत कर सकता है तो हम तेरे साथ हैं, तुझे और किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ ने मुझे एक अलग तरह का आत्मबल दिया, और मैंने फिर ये संकल्प किया कि इस बार मैं इसको ज़रूर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था जिसका मकसद ये था कि अगर हम किसी चीज़ में असफल होते हैं तो थोड़े थॉट देना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया, तो मैंने देखा कि फ़िज़िक्स का तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का पेपर एवरेज ही होता है, मेजॉरिटी का, और बायोलॉजी के ज़्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से ही आ रहे थे, और वो मैं ठीक ठाक मैंने कर ली थी। तो जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो मेनली केमिस्ट्री में थी। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी आते थे, फिजिकल केमिस्ट्री पे बहुत क्वेश्चंस आते थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते थे, और वो मेरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़रूर मेरी अच्छी थी। तो मैंने भाई साहब को बोला कि मैं जो अभी तक इस चीज़ में गच्चा खा रहा हूँ उसकी मेरे को मेन वजह अब केमिस्ट्री लग रही है। अगर मेरी केमिस्ट्री अच्छी हो जाती है तो मैं शायद इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। मिस्टर आर.पी. शर्मा जो केमिस्ट्री के टीचर थे डीपीसीसी में, और बहुत ही बढ़िया टीचर थे, उन्होंने कहा कि हम उनसे ट्यूशन पढ़ लेंगे अलग से। और मैं भी जब 3 महीने के लिए डीपीसीसी में गया था तो मैं उन टीचर से बहुत प्रभावित था। जब उन्होंने भी ये बात बोली कि शर्मा जी से पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर वो मान गए तो मुझे ये आइडिया बहुत ही नोबल लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि भाई साहब ने भी पीएमटी की तैयारी की थी और उन्होंने रेगुलरली बेसिस पे जाके डीपीसीसी अटेंड किया हुआ था, तो उन्हें इस बारे में पता था कि शर्मा जी किस तरह से पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का स्टाइल क्या है। तो हम एक दिन मन बना के यहाँ से अपने घर से डीपीसीसी गए,
और वहाँ पर हमने शर्मा जी के बारे में पूछना शुरू किया। और हम शाम को गए थे लगभग 7:30 बजे, जब इंस्टीट्यूट का ख़त्म होने का टाइम होता है, क्योंकि हमें यह था कि छुट्टी के टाइम पे हम शर्मा जी से मिलेंगे। डीपीसीसी पहुंचने पर हमें पता चला कि शर्मा जी अपने पैतृक गांव हिमाचल प्रदेश में कहीं पर गए हुए हैं और वो उन्हें आने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। इसी दौरान हमें वहाँ पर एक और टीचर मिले। उन्होंने हमसे आने का कारण पूछा, सारी बातें हुई तो उन्होंने बताया कि अभी उनकी एब्सेंस में वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और क्योंकि मेरा केस उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि जब तक शर्मा जी नहीं आते तब तक वो मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा देंगे। तो हमें ये आइडिया ठीक लगा और हमने उनसे ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं डीपीसीसी का नॉर्मल टाइम ख़त्म होने के बाद वहाँ पर उनसे ट्यूशन लेने जाता था, और उस टाइम के हिसाब से वो काफ़ी महंगा एक तरह से हमें पड़ता था, मगर अब कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं वहाँ पे जाना शुरू किया। और जब मैं वहाँ पे जा रहा था तो वो थोड़े ओल्ड फैशन टीचर थे, और वो जिस तरह से मुझे पढ़ा रहे थे मुझे कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे किसी काम आने वाला है, क्योंकि वो पुराने तरीके से पढ़ा रहे थे। जब शायद सब्जेक्टिव पेपर आते थे तब इस तरह की चीज़ें आती होंगी। खैर, जैसे तैसे मैं जाता रहा, कुछ थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हुआ ही होगा, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी काम नहीं था। तब 2 महीने निकले और शर्मा जी की एंट्री हुई। मैंने राहत की सांस ली, और जब शर्मा जी से मैं और भाई साहब मिलने गए तो उन्होंने हमें बिठाया और वो काफ़ी कंसर्न लग रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी सारी बात सुन ली और आपका पूरा केस सुन के मुझे ये लग रहा है कि इस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि 2 महीने आपने मेरे इंतज़ार की है, और मेरे इंतज़ार के दौरान आप 2 महीने उन टीचर से पढ़ लिए हो जिनसे मुझे भी लग रहा है कि आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाई है, लेकिन आपका स्पेशल केस मान के मैं आपको पढ़ाऊँगा, और अगर आपने मेहनत की तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाओ। और मैं उनके घर तिलक नगर में वो रहते थे, मैं वहाँ पर जाना शुरू किया, और उनका पढ़ाने का स्टाइल इतना बेहतर था और वो अपने सब्जेक्ट के इतने पारंगत टीचर थे कि मैं 1 घंटा वहाँ पढ़ के आता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पता नहीं हज़ारों स्टूडेंट से आगे निकल गया। वो कभी भी मेरे को वहाँ 1 घंटे के दौरान वो खुद ही पढ़ाते थे, खुद ही मेरे रजिस्टर पे नोट्स लिखते थे, क्वेश्चंस कराते थे, और एक तरह से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर थे, वो मुझे मेनली सारे ही केमिस्ट्री के जो मेन ट्रिकी क्वेश्चंस थे वो उन्होंने एक तरह से मुझे करवा ही दिए थे। और एक नॉर्मल लेवल से ऊपर तो मैं वैसे ही था। उनकी गाइडेंस में मेरा कॉन्फिडेंस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता गया और मैं कॉन्फिडेंस से भर गया। एग्ज़ाम वाले दिन जब मैं एग्ज़ाम देने गया, और उन दिनों में एक और परिवर्तन हुआ था कि जो 50% कोटा था उसके चक्कर में पहली बार 1988 में ऑल इंडिया पीएमटी भी शुरू हो गया था। तो दिल्ली पीएमटी बाद में हुआ था, पहले ऑल इंडिया पीएमटी का एग्ज़ाम हुआ था। तो जब मैं ऑल इंडिया पीएमटी का एग्ज़ाम देने गया तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं नेगेटिव मार्किंग से बचूंगा, क्योंकि शर्मा जी ने मुझे कहा था कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है। वही कैलकुलेटेड रिस्क लेकर वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जिनके जो आते हैं या जिनके ठीक होने की संभावना है। तो यही सोच के मैंने फिज़िक्स का पेपर देखा जो रिलेटिवली टफ़ था, और जब मैंने उसके क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने शुरू किए नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए और टफ़ क्वेश्चन से बचते हुए, तो 75 क्वेश्चंस में से मैं सिर्फ 45 ही अटैम्प्ट कर पाया। और जब मैंने उसकी आंसर शीट देखी
तो मुझे लग रहा था कि मैंने फ़िज़िक्स में किया ही क्या है। बट फिर भी मैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया था और मेरे को ये पता था कि इस समय नेगेटिव मार्किंग से बचना ही मेरा मेन लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर मैंने अटैम्प्ट करना शुरू किया और पूरे पेपर के दौरान शर्मा जी मेरे दिमाग में हमेशा छाए रहे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं उन्हें पता नहीं कितनी बार कर चुका हूँ। और पहला क्वेश्चन जिस पे मेरे को कुछ सोचना पड़ा था या मुझे लगा कि इसमें मैं क्या करूं, दुविधा में फंसा, वो क्वेश्चन नंबर 72 था। और जो बायोलॉजी थी वो रिलेटिवली अबव एवरेज थी, मगर मुझे उसके क्वेश्चंस आते थे। और जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकला तो मैं भाई साहब को मिलके, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैंने बाहर निकलते ही कह दिया था कि इसमें मेरा सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और अल्टीमेटली ऐसा हुआ भी, और मेरा ऑल इंडिया पीएमटी एग्ज़ाम में 522 रैंक आया, जिसमें मुझे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा मिला। उसके एक महीने के बाद दिल्ली पीएमटी में मैं अपीयर हुआ। वहाँ भी मैंने सेम स्ट्रेटजी अपनाई। शर्मा जी के आशीर्वाद ने फिर रंग दिखाया और मैं दिल्ली पीएमटी में 151 रैंक लिया और अल्टीमेटली मैं यूसीएमएस में 1988 में सेलेक्ट हुआ। तो ये सब बातें अगर मैं सोचता हूँ तो आज भी मैं रोमांच से भर जाता हूँ। और वो जब ऑल इंडिया पीएमटी का उन दिनों रिज़ल्ट जो था वो न्यूज़पेपर में आया करता था, वो न्यूज़पेपर आज लगभग 35 साल के बाद भी मेरे पास सुरक्षित है और मैं उसको आपके साथ शेयर भी करूँगा। देखिए, ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई ये बहुत सारे फंडे क्लियर करती है, कैसे हम अपने साथ वाले स्टूडेंट से इंस्पायर होते हैं, कैसे डेस्टिनी हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, कैसे बिना मेहनत के हमारे कुछ हाथ नहीं लगता है, किस तरह जब तुम्हारी मेहनत एक लेवल पे पहुंच जाती है तो भगवान तुम्हारी सहायता करते हैं, और किस तरह फैमिली अगर इंटीग्रेटेड रहे, इकट्ठी रहे, एक दूसरे का सहयोग करे तो वो कैसे मिरेकल कर देती है। उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। भगवान ने बहुत दया की, हर तरह से मैं सफल रहा। और वो एक पीरियड था जिस समय अगर मैं उस समय इंस्पायर नहीं होता डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर सुमेर से, मेरी फैमिली मेरी हेल्प नहीं करती, मुझे भगवान का सहारा, किस्मत का सहारा नहीं मिलता, तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये एक इस तरह की स्टोरी है जिसे मैं अपनी लाइफ में अक्सर दोहराता हूँ, और आज मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये बताऊँ, क्योंकि ये स्टोरी भी आपका बहुत तरह से मार्गदर्शन करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ।